ओके, ठीक है बच्चों। तो हमारा अगला टॉपिक है यूज ऑफ डायमेंशन या डायमेंशन एनालिसिस। जो डायमेंशन हमने सीखा, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, क्यों हम लोग इसको कर रहे हैं। तो यहां पर देखो, कोई भी हमारे पास सबसे पहला एप्लीकेशन बात कर रहे हैं, टू चेक और टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। मतलब हमारे पास कोई भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, तो वो करेक्ट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रहा है? कोई मेरे पास फॉर्मूला है, कोई फिजिकल इक्वेशन है, वो डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है कि नहीं, हम लोग इसको क्या नाम है, यूनिट वगैरह के हिसाब से सही है कि नहीं, वो डायमेंशन से चेक किया जाएगा। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। पहला एप्लीकेशन क्या है? टू चेक करेक्टनेस ऑफ, कोई भी फिजिकल इक्वेशन है। जैसे आप लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखा है, कितने इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ा है? 3। ठीक है, पहला वाला याद है कुछ? वेरी गुड। दूसरा और तीसरा, ये आप लोग 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, 10th में आपने इसके न्यूमेरिकल्स लगाए, 9th में इसका फॉर्मूला कैसे निकाला था वो था। अब यहां पर भी हम लोग जो है ना, फॉर्मूले के डेरिवेशन पे बात नहीं करेंगे, फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करने की बात करेंगे। अब ये तीनों इक्वेशन एक फिजिकल इक्वेशन है। क्या है? फिजिकल इक्वेशन है। अब ये डायमेंशन के हिसाब से सही है या नहीं, इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस से। कैसे? डायमेंशनल एनालिसिस है। अच्छा, तो देखो, हेडिंग यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, याद कर लेने का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अच्छा, दूसरा दूसरा एप्लीकेशन है टू स्टैब्लिश, ठीक है, जो जो ऐसे बोल्ट में लिखा हुआ देखो, टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हम लोग कोई भी फॉर्मूला याद करते हैं, जैसे अच्छा, आपको ये कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? ओके, तो आपने कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसका भी, ये वाला भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब कैनेटिक एनर्जी का अगर मास के साथ रिलेशन देखोगे तो क्या रिलेशन है, कौन बताएगा? डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा कैनेटिक एनर्जी होगा। अच्छा, लेकिन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के ऊपर कुछ पावर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब तो ये m के ऊपर पावर 1 ही कैसे आएगा, ये डायमेंशन से चेक कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूले में v के ऊपर स्क्वायर है, तो अगर मैं आपका कैनेटिक एनर्जी और ये v स्क्वायर का v का रिलेशन पूछूं तो आप क्या बोलोगे? कैनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो अब ये v के ऊपर स्क्वायर कैसे आ रहा है, समझ आ रहा है? ये कैसे पता चलेगा आपको? डायमेंशन से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? ठीक है, अच्छा, ध्यान रखिएगा, जो भी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज होगी उसके पावर को हम लोग पता कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। जितने भी फॉर्मूले हमारे पास है, कोई भी फॉर्मूले हो, डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग उसका क्या पता कर सकते हैं? पावर पता कर सकते हैं। अच्छा, अगर उसमें कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे ये हाफ आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में, इसमें ये कांस्टेंट है हाफ, ये हाफ डायमेंशन से नहीं आएगा, डायमेंशन एनालिसिस से नहीं आता है, ये प्रैक्टिकली आएगा। डायमेंशन हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ये थियोरेटिकल हो गया, सॉल्व करके हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो हाफ नंबर आएगा, ये आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो आपको आपको याद है, ये x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसे ऐसे सब किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है k, और ऐसे लिखेंगे। तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये वही है, वही है। तो ये कैसे आएगा ये कांस्टेंट? प्रैक्टिकली आता है, एक्सपेरिमेंटली आता है। समझ आ रहा है? तो याद रखो, डायमेंशन एनालिसिस से मुझे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट नहीं मिलता है, मुझे क्या मिलता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन मिलता है, और रिलेशन में क्या पावर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका पावर कुछ मान लेता हूं, ए मान लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ए की वैल्यू मेरी कितनी आती है सॉल्व करने पर? -1 आता है। क्या आता है? -1 आता है। तो वाई ऊपर होगा कि नीचे होगा? फॉर एग्जाम्पल, ए की वैल्यू -1 आएगी तो 1/y हो जाएगा। वाई इनवर्स मतलब क्या होता है? 1/y। या फॉर एग्जाम्पल -2 आता है, 1/y² हो जाएगा। ठीक है, +2 आता है तो ऊपर ही रहेगा, ये +1 रहेगा तो भी ऊपर ही रहेगा। अच्छा, कई मरतबा हाफ भी आता है, हाफ मतलब क्या होगा? रूट हो जाएगा, तो √y हो जाएगा। समझ आ रहा है? और कई मरतबा आपका -हाफ भी होता है बच्चों, तो पहले तो नीचे जाएगा फिर रूट बनेगा।
नहीं समझे? वाई रेस टू माइनस हाफ नीचे जाएगा तो वाई रेस टू प्लस हाफ, और प्लस हाफ क्या होता है? रूट होता है। अभी करते करते और समझ आएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। और वो रिलेशनशिप में हमको क्या पता चलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और उसी के साथ साथ पावर भी पता चलता है। क्या पता चलता है? पावर पता चलता है। पावर प्लस में होगा या माइनस में होगा? प्लस में होगा तो ऊपर होगा, माइनस में होगा तो नीचे जाएगा। हाफ पावर होगा तो स्क्वायर रूट होगा, माइनस हाफ होगा तो नीचे जाके स्क्वायर रूट होगा। बस यही सब कहानी अपने को यहाँ पर स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। तो कैनेटिक एनर्जी वाला जो मैंने एग्जांपल बताया, क्योंकि वो आपके लिए नोन था, इन्होंने जो सॉल्व करवाया है वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है। तो अभी तक आपने कभी सिंपल पेंडुलम मालूम है क्या होता है? बोलो, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? उसको पेंडुलम बोलते हैं अपन। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक रस्सी ले लो और उसके अंदर बाप को लटका दो, बॉब को, बॉब एक क्या नाम है, बाप को लटका दो, बॉब भी बता रहा हूँ ना सर। एक लोहे का जो है ना स्फीयर होता है, क्या होता है? लोहे का मेटालिक स्फीयर होता है आयरन का। उसके ऊपर जो है ना धागा बांधने के लिए भी रहता है ऐसे। तो उसको धागा बांधो, ऐसे रस्सी बांधो, थ्रेड लगा दो और ऊपर से इसको फिक्स कर दो, ठीक है, रूफ से फिक्स कर दो। और उसके बाद आप इसको यहाँ ले जाओ और छोड़ दो। तो ये छोड़ोगे तो क्या करोगे? ये ऐसे आएगा, ऐसे। ये क्या करेगा? ऑसिलेशन। क्या करेगा ये? ऑसिलेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, ऑसिलेशन जब ये करेगा ना, तो आप यहाँ से छोड़ना ना आपने, तो ये जाएगा, फिर दोबारा वापस जब यहाँ आएगा तो इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन। अब इसमें जो ये टाइम लगाएगा ना, इसमें जो ये टाइम लगाएगा उसका फॉर्मूला कुछ होता है, टी इज इक्वल टू 2 √L/g। इसको प्रूव करेंगे आप 12th में, ठीक है। लेकिन अभी 11th में उसी फॉर्मूले को, क्योंकि फॉर्मूला आपके लिए नोन नहीं था, इसलिए मैंने वो एग्जांपल लेकर नहीं एक्सप्लेन किया, मैंने कैनेटिक वाला एक्सप्लेन किया। और सॉल्व अपने को दोनों करना है, लेकिन ये वाला टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है, और टेक्स्ट बुक में एक अनसॉल्व दिया हुआ कैनेटिक एनर्जी का, जो कि दोनों में क्वेश्चन यहीं पर करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन इसका क्या था? टू फाइंड या टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। बोलो क्या है पहला एप्लीकेशन? जो साइड हेडिंग है वो याद कर लेना सभी बच्चों को, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है, टू स्टैब्लिश, हाँ, रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, जो आपस में रिलेटेड हो, ठीक है। डायरेक्टली हो सकता है, इनवर्सली हो सकता है, रूट के अंदर हो सकता है, समझ आ रहा है? ऐसे जो भी रिलेशन रहेगा वो निकालेंगे। तीसरा एप्लीकेशन है बच्चों, कन्वर्जन फैक्टर निकालना, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसको मैं समझा देता हूं एग्जांपल के द्वारा, तो आपको समझ आएगा। अच्छा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। ओके, वेरी गुड। किसी को सीजीएस यूनिट पता है इसका? वेरी गुड, डायन चुड़ैल। तो जो 1 न्यूटन होता है ना बच्चों, ये कितनी डायनों के बराबर होता है पता है? 10⁵ डायनों के बराबर होता, तभी तो वो साइंटिस्ट था भाई। वैसे डायन जो है वो सीजीएस यूनिट है, हाँ? सच में वो डायन नहीं है। ओके, तो 1 न्यूटन 10⁵ का मतलब समझ लो, एक के आगे 5 जीरो लगा दो, 1 लाख, 1 लाख। ओके, 10⁵ डायन, याद रखो 1 न्यूटन कितने डायनों के बराबर होता है? तो 10⁵ डायन। अच्छा, ये आपको पता कैसे चलेगा ये नंबर? डायमेंशन एनालिसिस से। किससे पता चलेगा? तो डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करके हमको पता चलेगा कि 1 न्यूटन मतलब 10⁵ डायन होता है। अच्छा, वैसे ही यहां पर जो टेक्स्ट बुक में ये वाला हम लोग, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा अलग से, जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके बताया वो जूल वाला बताया। जूल एसआई यूनिट है किसका? एनर्जी का। और एनर्जी का सीजीएस यूनिट कौन बताएगा? अर्ग है, अर्ज नहीं है, अर्ग। और ये कितना होता है बच्चों? 10⁻⁷ होता है। अच्छा, ये याद रखो, ये एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है आप लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ना, एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है। तो अब ये करोगे तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि ये सब। तो दिस इज व्हाट बच्चों, ए कन्वर्जन फैक्टर है। अगर आप 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10⁻⁷ से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मान लो आपको बोला 10 जूल है,
तो 10 जूल कितना अर्ग होगा? 10 इंटू 10⁻⁷, 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देने का। हाँ 10⁸ कर सकते हो उसको। 5 जूल बोला तो 5 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। 5 न्यूटन बोल दिया उसको, क्या नाम है, डायन में कन्वर्ट करना है, 5 इंटू 10⁵, आसान है। तो दिस नंबर इज द कन्वर्जन फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। यूज समझ में आया? ठीक है, पढ़िए साइड हेडिंग क्या है। टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, ये तीसरा वाला, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हो गया एसआई और ये हो गया सीजीएस। ये हो गया एसआई और ये सीजीएस। सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही है ना, फोर्स का है, ये भी किसका है? फोर्स का है। समझ आ गया? तो यूनिट के बीच में कन्वर्जन फैक्टर आप निकाल रहे हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। फील करो जरा उसको अच्छे से, एक बार रीड करो तो समझ आया। कन्वर्जन फैक्टर निकाल रहे हो आप बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट के बीच में एक कन्वर्जन फैक्टर है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का है, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? डिफरेंट। सिस्टम ऑफ यूनिट कितने पढ़े थे आपने? 4, उसमें से 2 हुए ना, ये एसआई और ये सीजीएस। अब पूरा सेंटेंस का मतलब समझ आया? एक बार अच्छे से रीड करो दोबारा अगर नहीं समझ आया तो, फिर इंडिविजुअली एक एक को भी डिस्कस करते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बात करें। चलो, कितने लोग को ये तीनों एप्लीकेशन याद हो गया? तीनों जो साइड हेडिंग है, पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, दूसरा है टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, और तीसरा आपका क्या है? टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी बिटवीन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ गए? अब इंडिविजुअली एक एक को पकड़ते हैं, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बताऊंगा आपको। हाँ, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन है यहां पर। ठीक है, इसमें ना क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको ये इक्वेशन गिवन है, v इज इक्वल टू। अब ये इक्वेशन आपने याद किया हुआ है ना, इसको फर्स्ट कैनेमेटिकल इक्वेशन है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट आने ही वाला है। सुनो, इसको कैसे करते हैं, इसका सोल्यूशन देखिए बच्चों। LHS ले लेना, आपको क्या करना है, LHS।
टेकिंग LHS। LHS कौन है? हाँ लेफ्ट हैंड साइड है, कौन है यहाँ पर? V है, V लिख दिया। V मतलब यहाँ पर कौन है? वेलोसिटी है, स्मॉल v। वेलोसिटी का डिमेंशन क्या होता है? 101 लास्ट में, तो आप V की जगह डिमेंशन लिख दो, लिख दिया इतना। उसके बाद RHS ले लो, हो गया, लेफ्ट LHS सॉल्व हो गया। RHS ले लो, U प्लस AT। U कौन है? वेलोसिटी। इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन। तू क्या रे वो उसकी तरह बोल रहा है 160, उसकी तरह 102। हाँ क्या बेच रहा है रे? इतनी महंगी चाय को नहीं पिएगा। हाँ वैसे ही लगा मेरे को एकदम। बोले वो ओ आपा संजीदा सलमा पता नहीं क्या क्या बोलता। हाँ फरजाना, अब्बा से बात करता तेरे। ये टाइम के लिए क्या होगा बच्चों? T1। अच्छा ये दोनों सॉल्व हो सकता है इनटू, ये दोनों के बीच में T-2 और +1 क्या होगा बच्चों? -1। मतलब क्या होगा? ये वाला ऐसे ही रहेगा, L1 M0 T-1। ठीक है सुनो, -2 +1। अच्छा देखो, मतलब ये हुआ कि ये जो U प्लस एटी है, सुनो इधर क्या, U प्लस एटी, तो U का डायमेंशन और AT का डायमेंशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इनको ऐड करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी उसका भी डायमेंशन क्या होगा? सेम। तो जब दो डायमेंशन सेम दिखाई दे रहे हैं, इनका ऐड करके जो आएगा उसका डायमेंशन भी क्या होगा? सेम। देखो आपको मैथमेटिकली ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो गया, दो चीज को प्लस करा जो डबल हो जाना चाहिए। सुनो बात को, ये डायमेंशन है, मतलब आप यूनिट के बारे में बात करें तो अगर दो चीज को ऐड करते हो जिसका यूनिट डायमेंशन सेम है, तो जो ऐड करके क्वांटिटी आएगी उसका भी डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा ना। अगर डिफरेंट डायमेंशन या डिफरेंट यूनिट वाली कोई क्वांटिटीज वो आपस में ऐड ही नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, तो ये ऐड नहीं हो सकते, क्यों? दो अलग अलग क्वांटिटीज है। लेकिन जब ए के साथ में टी आ जाता है तो ए इंटू टी वापस से वेलोसिटी वाला टर्म आ जाता है, क्योंकि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या है, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। नहीं समझे? यूनिट के हिसाब से सोचो कि अगर बच्चों इधर ए लिख देता हूं, वेल इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो सकती है क्या? क्या? नहीं ना। इनटू में रहता है ना जब, तो फिर पावर ऐड होता है। ये देखो x इंटू एक्स, इसका पावर 1 है, इसका पावर फॉर एग्जांपल 2 है, तो x क्यूब हो जाएगा। नहीं समझे बात को? लेकिन अगर ये x प्लस एक्स स्क्वायर है, कर सकते हैं इसको? नहीं होगा ना। तो वही कहानी कुछ ऐसी। तो याद रखो जब ये दोनों डायमेंशन सेम होंगे तो उनका ऐड करके फाइनल डायमेंशन क्या आएगा? अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों डिफरेंट हो जाते, कोई एक नंबर भी एक साइन भी इधर उधर हो जाता है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, फिर यहीं तक छोड़ दोगे आप उसको। अच्छा तो इनका ऐड करके ये आ जाएगा, ये समझ में आ रही बात? मैथमेटिकली लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन उसको फील करके करिए कि ये बेसिकली डायमेंशन है। तो जब दो क्वांटिटीज आपस में ऐड होती हैं तो उनका डायमेंशन अगर सेम है तो ऐड होकर जो आएगा उसका डायमेंशन भी क्या होगा? वही होगा, कुछ अलग थोड़ी होगा। ये वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी मिलकर क्या बनेगा? वेलोसिटी। कुछ कहानी समझ आई? सब्ट्रैक्ट भी कर लो, चाहे वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी करूंगा तभी भी वेलोसिटी आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट भाई? अभी एक आध क्वेश्चन और करोगे क्योंकि ये वाला तो करेक्ट वाला है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है। कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा जो डायमेंशनली इनकरेक्ट होंगे। ओके, तो मेरे पास बताओ LHS ये आया ना, और RHS आया। LHS और RHS क्या आया? ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स में आप लोग ने किया होगा ऐसे,
ठीक है, यहां पर आप लिखोगे सिंस LHS किसके बराबर आया बच्चों, देयरफॉर करके बोलोगे। ठीक है, द गिवन इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT इज, समझ आ रहा है, डायमेंशनली करेक्ट। क्या बोलोगे, करिए फटाफट से इसको। जल्दी करिए फटाफट से, फिर अभी आगे सवाल और देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसके अंदर ना आप चेक वेदर द गिवन इक्वेशन डायमेंशन, ये पहला आप कर दीजिए, इसमें रोमन में 1 कर दीजिए। ठीक है, ऐसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दूंगा। क्या हुआ, सेकंड वाला सॉल्व करके बताएंगे सभी बच्चे, फर्स्ट करने के बाद। सेकंड भी ये इक्वेशन पढ़ रखा है आपने, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये भी डायमेंशन लेके आने वाला है, करेक्ट आएगा उसमें। अगर कोई कॉन्स्ट, हाँ, फॉर्मूला मतलब वो इनकरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। हाँ, मतलब ये कुछ चीज़ें नहीं कर सकता है, डायमेंशन कुछ चीज़ें नहीं सॉल्व कर सकता है, तो लिमिटेशन में बात करेंगे। ए श्श, बात नहीं बिल्कुल भी, अभी क्वेश्चन करते जाओ फटाफट से। और ये जितने भी चीज़ कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं आपको एग्जाम में। हाँ, वेरी गुड। हाफ नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो फॉर्मूले में आपको हाफ का कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना उसको। आप जितनी क्वांटिटीज है बस उसका डायमेंशन लिखते जाइए। हाँ, M0 है। LHS का क्या डायमेंशन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, L1, बाकी सब 0। और राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर भी आपको L1 ही मिलेगा, नहीं पूरा लिखने का, L1 M0 T0 पूरे फॉर्मेट में लिखो। करेक्ट है, वो भी L1 लिखोगे लेकिन आप पूरा फॉर्मेट लिखो।
बोला ना करेक्ट है, मैं कहाँ बोला गलत है। चलिए करूं मैं ये वाला, ठीक है। तो जिन्होंने करा है वो चेक कर लेंगे कैसे किस तरीके से होगा। इसके सोल्यूशन में LHS ले लो। LHS बराबर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। LHS हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, लेंथ ही होता है ना। तो L1 होगा, मास 0 होगा, टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पावर 1 है, L के ऊपर पावर 1 आएगा, बाकी सब क्या आएगा 0 0। अच्छा उसके बाद क्या है बच्चों हमारे पास RHS। RHS है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U यानी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का 101। T1 ठीक है, टाइम का T1। हाफ का कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसको लिखना भी नहीं है डायमेंशन। A 102, T स्क्वायर, बोलो T स्क्वायर यानी T2। ओके अच्छा मुझे बताओ T -1 और ये +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका क्या बचेगा, L1 M0 और TB क्या हो जाएगा 0, प्लस यहां पर भी -2 +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, L1 M0 और ये दोनों डायमेंशन जो आपस में ऐड हो रहे हैं, ऐड करने के बाद भी जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, वही आएगा। तो L1 M0 T0 समझ आ गया। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ L1 भी लिखो, लेकिन 1 लिखो आप, समझ आ रहा है। अब ये इक्वेशन नहीं भी लिखोगे ना, गिवन बोल दिया ना तो चल जाता है। गिवन जो भी इक्वेशन गिवन था, गिवन इक्वेशन, ये जो मैंने ऐसे लिखा है ऐसे नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, डायरेक्ट लिखो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लोग ऐसा कर लेते हैं जो डायमेंशनली क्या हो, इनकरेक्ट हो। आपको लेकिन पहले ही पता चल जाएगा ये, अगर आपको इक्वेशन याद है तो। लिख रहे हो क्या, जीरो हो जाएगा ना, पावर के पावर क्या करता है, हाँ पावर के पावर मल्टीप्लाई करता है, समझे। हाँ रुक जा, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि बाकी बच्चों को मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है। डायमेंशन इनकरेक्ट आने वाला है ना ये, तो इक्वेशन मैंने क्या बोला, इक्वेशन अगर पहले से याद है आपको पता चलेगा डायमेंशनली इनकरेक्ट आने वाला है। क्योंकि इक्वेशन क्या होता है एक्चुअल में, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्या होता है, 2as होता है, लेकिन मैंने इधर क्या लिख दिया हूं, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट आने वाला है, समझ गए ना। अच्छा ये इक्वेशन लिख लिया, बाकी बच्चों ने जिसने सेकंड क्वेश्चन कर लिया तो थर्ड ये वाला शुरू कर दीजिए। v का क्या होगा, उसके ऊपर पावर 2, फिर वो पावर हर एक से मल्टीप्लाई करेगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करता है, करिए। इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है,
जब उसके बेसिस पर 2-3 क्वेश्चन लगा लोगे तो समझ आएगा। ये जल्दी करो, सेकंड वाला जिसने नहीं किया है। थर्ड वाला खुद से करो जिसका सेकंड हो गया है। तो ऐड नहीं होगा ना, अगर मैंने क्या बोला, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड होती हैं क्या, वहीं तक छोड़ देंगे फिर। समझे? फिर हम क्या बोलेंगे, एलएचएस आरएचएस के बराबर आया, तो नॉट इक्वल कैसे करते हैं मालूम है ना? फिर इनकरेक्ट, डायमेंशनली क्या बोलेंगे, इनकरेक्ट, खत्म हो गया। जो डाउट है पूछने का ऐसे। ये सेकंड हो गया क्या? थर्ड करूं मैं? कब नींद से जागे, कब खो गए। चलो, ये मैंने, ये हो गया ना बच्चों? कोई लिख रहा है ये? आ जाओ, ये वाला सवाल करें बच्चों। एलएचएस ले लो। ए वी का डायमेंशन बोलो। 101। ए चाय वाले, इधर देखो, पावर के ऊपर पावर क्या करता है बच्चों? तो 2 1 जा एल स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 0 2 इंटू -1। कुछ आया समझ में? ठीक है। अच्छा, आरएचएस ले लो, यू स्क्वायर 2AT, यू 101, यू क्या है, उसका पावर 2 यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, अपन डायमेंशन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सेलरेशन और टी, सही है इतना? अच्छा, ये पावर के ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, L2 M0, ओके, इधर पे T-2 और +1। अब ये दोनों डायमेंशन डिफरेंट आए हैं, ये ऐड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो लिखेंगे अपन, सिंस LHS is not equal to, therefore given equation is, पूरा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशनली नॉट करेक्ट लिख सकते हैं, इनकरेक्ट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, खत्म। तो इस पे बस ये ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कॉम्पिटेटिव में थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है इसमें, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, मतलब जैसे नीट और जेई में, सीटी में थोड़े से एडवांस हो जाते हैं इसमें। क्वेश्चन थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, वो अपन क्वेश्चन करेंगे तो। कब नींद से जागे, कब खो गए। टुमारो बायोलॉजी हो गया ना?
मैथ्स में अभी तुम लोग का क्या कितना कवर हो गया? थोड़ा ही क्वेश्चन को कवर हुआ ना। हाँ तो अभी एक आध लेक्चर और हो जाए, उसके बाद मैथ्स का टेस्ट रखेंगे। नहीं, टेस्ट तो डेली रहेगा भाई। टेस्ट से छुटकारा नहीं है आपको। टेस्ट इतना लिया जाएगा ना कि आप टेस्ट का डर निकल जाएगा आपसे। बता रहा हूँ ना, सोचने तो दो मेरे को। तुम लोग का केमिस्ट्री का टेस्ट हो चुका ना अभी, और फिजिक्स का वो न्यूमेरिकल तक हो गया। ठीक है, हिंदी ले लो। मैं लेक्चर तो होने थे, अभी हिंदी का एक भी लेक्चर नहीं हुआ है। देख, मोस्टली टेस्ट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी देना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के लेक्चर्स होंगे, उसका टेस्ट अपन देखेंगे बाद में कभी। रेगुलर टेस्ट जो है ना, ये 4 सब्जेक्ट के होंगे। ये हुआ ना सबका। चलो नेक्स्ट हमारा है बच्चों, ये इधर ध्यान दो। सेकंड वाला क्या था हमारा? टू स्टैब्लिश। इसमें क्वेश्चन सुनिए, आपको क्या बोलेगा? इसमें 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक टेक्स्ट बुक का। ठीक है, द पीरियड ऑफ टी oscillation simple pendulum depends on length and acceleration due to gravity. Okay. ये सुनो, इफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी डिपेंड्स ऑन लेंथ, किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इधर पे आप स्मॉल जी लिख दीजिए। देन शो दैट, मतलब टी किस पे डिपेंड कर रहा है? एल और जी पे। तो आप ये फॉर्मूला बना के बताइए, फॉर्मूला कैसे बनेगा? आया समझ में? अच्छा मुझे रूट बताओ, रूट पावर कितना होता है? हाफ। मतलब एल के ऊपर भी हाफ आएगा, जी के ऊपर भी, लेकिन जी के ऊपर हाफ नीचे आ रहा है, ऊपर आएगा तो माइनस हाफ। यानी एल के ऊपर प्लस हाफ और जी के ऊपर माइनस हाफ हमको प्रूफ करना है। ठीक है,
अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन इजी है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो 3 मार्क का बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका बनने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन लेकिन ऐसे कुछ पूछा जाता है हाँ थियोरेटिकली, कि तो अब डिपेंड कौन कर रहा है, टी डिपेंड कर रहा है, तो उसको लेफ्ट में रखने का। कौन डिपेंड कर रहा है, टी। किस पे डिपेंड कर रहा है, एल और जी पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको क्या करना है, राइट में करना है। फॉर्मूला लास्ट में ये निकलेगा, लेकिन शुरुआत में आप इसको नहीं लिख लेना, लास्ट में ये निकालना अपने को। अच्छा, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, सुनो। प्रूफ बहुत ही आसान है बच्चों, लेकिन आप इसके ना मेथड को समझिए। इसका प्रूफ बहुत आसान है, शो दैट वाला क्वेश्चन है ये। लेट करने का सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे, टी किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, एल पे और जी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू, आप ए ले सकते हो, जी रेस टू आप क्या बोल सकते हो, बी। अब हमको मालूम नहीं है कि एल का पावर क्या है, बी जी का पावर क्या है, ये हम निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू कितनी आएगी ये मैंने पहले से ही सोचने में मजबूर कर दिया आपको कि कितना आना चाहिए। बताओ एल का पावर यहां पर कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, प्लस हाफ, और जी क्योंकि नीचे है तो माइनस हाफ आना चाहिए। तो अगर ये आ रहा है तो आपका सही है, लेकिन ये लाएंगे कैसे, तो यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। अच्छा, और एक चीज, ठीक है, शो दैट करके जो लिखा हुआ ना यहां पर आगे लिखना यूजिंग, आपको क्वेश्चन में बोलेगा डायमेंशनल एनालिसिस। क्या बोलेगा, एनालिसिस। आपको हमेशा क्वेश्चन में बोलेगा यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, तो आपको डायमेंशन का इस्तेमाल करके करना है। अब सबसे पहला काम हमने कर दिया, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी क्वांटिटी होती, कोई ऐसी क्वांटिटी होती जो दो पे नहीं तीन चीजों पे डिपेंड करती। मान लो एक और चीज होती, तो उधर पे क्या लिखता मैं, उसका पावर सी लिख देता, ए बी सी लिख देता, जो भी क्वांटिटी आपको दिया जाता। तो यहां पर सिर्फ दो ही नहीं है, हो सकता है तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा हो, चार पे डिपेंड कर रहा हो, तो आपको उस हिसाब से फिर ए बी सी डी ले लेना होता है। ठीक है, अच्छा आप सुनो, बहुत आसान है। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है बच्चों, तो कांस्टेंट हमने के लिख दिया, स्मॉल के, एल रेस टू ए जी रेस टू। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप बहुत ही आसान है, ये कौन है, टाइम है, टाइम पीरियड यानी टाइम ही है। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, एल जीरो एम जीरो, और क्या होता है बच्चों, टी वन। सही है, यहां तक समझ आ रहा है, ओके। के ऐसे ही रहेगा, एल मतलब लेंथ है, वेरी गुड, एल वन एम जीरो, और क्या हो जाएगा, अच्छा एल के ऊपर पावर कितना है, तो इधर पे ए लिख दोगे। ठीक है, इनटू में कौन है, जी है, जी कौन है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एसेलरेशन है, एसेलरेशन का क्या होता है 102, लास्ट में माइनस, और इसका पावर कितना है, ये पूरे के ऊपर पावर क्या आ जाएगा। यहां तक सिंपल स्टेप है। अच्छा, आगे देखिए बच्चों, पावर के और पावर क्या करता है, यहां पर एल का पावर 1 रेस टू ए, तो ए वन जा, ठीक है, 0 इंटू ए क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू ए, तो इसकी तो कहानी खत्म, ऐसे ही रहेगा। चलो बी, बी वन जा बी, ठीक है, 0, और ये कितना होगा बराबर, तो माइनस तू भी और मैं भी, बराबर। अच्छा, अब अगला स्टेप, ये सब ऐसे ही चलते जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना आपको, ये ऐसे ही चलते जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बच्चों, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो सेम क्वांटिटीज, उनका पावर क्या होगा, ऐड होगा, पावर क्या होगा। अच्छा, ये एल है, ये भी एल है, एल का पावर इधर ए है, एल का पावर इधर पे, तो ये जब कंबाइन होगा तो एल रेस टू क्या लिखना चाहिए मुझे, ए प्लस बी, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, एल का पावर ए प्लस बेस सेम होता है आपस में, बेस बोले तो समझ आ रहा है, पावर और बेस होता है, तो बेस अगर सेम है आपस में मल्टीप्लाई करें, पावर क्या करते हैं, जैसे मैं आपके सामने ऐसे लिखूं एक्स रेस टू ए और एक्स रेस टू बी, इसका आंसर क्या होगा, कुछ आ रही बात समझ में, तो वैसे ही एल रेस टू ए एल रेस टू, तो एल रेस टू ए प्लस बी। अच्छा, एम रेस टू जीरो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा,
0 और ये -2b। हाँ, अरे भाई ऐड करना है 0 और प्लस -2b, -2b। समझ आ गया? अच्छा, इसको कब तक सॉल्व करना है? जब तक यहां पर LMT का सिंगल फॉर्म ना बन जाए। मान लो ऐसे 3 होते तो सबको ऐड करके यहां पर एक L, एक M और एक T वाला टर्म बना लेना है। ठीक है, बन चुका है। यहां पर देखेंगे, अच्छा, अब लेफ्ट साइड में भी मेरे पास एक LMT है और राइट साइड में भी क्या है, एक LMT है। समझ आ रहा है? अच्छा, अब ऐसा करने के बाद जैसे ही आप स्टेप पे पहुंच जाते हैं, फिर आपको करना है, आप लोग ने मैथ्स में कभी किया होगा इक्वेटिंग, LHS और RHS के टर्म्स को इक्वेट करते हैं, नहीं किया कभी? ओके, सुनो, बाय कंपेयरिंग और बाय इक्वेटिंग बोलते हैं बच्चों। ठीक है, बाय इक्वेटिंग और कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं। यहां पर देखो L है, यहां पर भी L है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो L का पावर जो होगा वो यहां के L के पावर के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब A प्लस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। M इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर है, तो बराबर ही वो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, T इज इक्वल टू, और यहां कितना है, तो -2b किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो बाय इक्वेटिंग वी गेट, क्या मिलता है हमको, A प्लस बी इज इक्वल टू मिलता है 0। ठीक है, और दूसरा -2b किसके बराबर मिलता है बच्चों, 1 के बराबर मिलता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं b को वहां भेजूं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। मुझे a और b की वैल्यूज पता करना है। ठीक है, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, पहले इधर आते हैं। -2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ बच्चों, उधर भेजूंगा तो, ठीक है, अपॉन में -2 या माइनस बीच में लिख सकते हैं आप। ये समझ आता है कि नहीं आता है कि उसको विस्तार से बताऊं? आप सिर्फ माइनस को उधर भेज दो, माइनस जब साइन उधर जाता है तो वैसे ही रहता है, तो -1 हो जाएगा, 2 को नीचे भेजूंगा, -1/2 हो जाएगा। कितना आ गया ये, b इज इक्वल टू -1/2 ही आना चाहिए था, याद करो। अच्छा, ये b की वैल्यू उठाइए, यहां पुट करिए, माइनस माइनस, क्या a प्लस हाफ ही आना चाहिए था बच्चों? समझ आ गया ना? अच्छा, आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू प्लस हाफ। आप एक काम करना बच्चों, जब आप इसको लेट करते हो ना, तो प्रोपोर्शनलिटी वाला जो आता है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। जब आप लेट करने के बाद ये इक्वेशन बनाते हो, इसको 1 कर देना। फिर मैं सब्सटीट्यूटिंग a एंड b, द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, तो सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू प्लस हाफ एंड b इज इक्वल टू माइनस हाफ, क्या बोलेंगे इन इक्वेशन, तो क्या मिलने वाला है बच्चों, t इज इक्वल टू k, और आपका l रेस टू क्या हो जाएगा बच्चों, a था ना, तो a की जगह क्या आ जाएगा, हाफ, और g रेस टू क्या आ जाएगा। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, मुझे ऐसा लेकर आना ना ये फॉर्मेट। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, g रेस टू -1/2 नीचे लेके जाता हूं, +1/2 हो जाएगा। ओके, और दोनों का पावर फिर सेम हो जाएगा ना, हाफ हाफ, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। नहीं समझे बात को, ये वाला स्टेप देखो, एक स्टेप मैंने उड़ा दिया वहां पर। मैं जाग रही हूं, तू सो रही है, सॉरी सॉरी बोल रहा है ना, फालतू जोकता। ओके, जी रेस टू -1/2 नीचे गया तो +1/2 हुआ, फिर दोनों का पावर हाफ हाफ हो गया, कॉमन ले लिया, L अपॉन जी रेस टू हाफ। हाफ मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो के, ये नहीं, रुक जा अभी, L/G इतना आ गया, और मैंने क्या बोला था, एक्सपेरिमेंटली के कितना आएगा, 2 पाई आएगा। क्यों, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर के की जगह 2 पाई, तो एक्सपेरिमेंटली के इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई, तो के की जगह 2 पाई रखें, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन, लिख देना ना, क्या दिक्कत है तुमको लिखने में। के की जगह 2 पाई रख दूंगा बच्चों,
K इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 पाई। कैसे? एक्सपेरिमेंटली। खत्म। हाँ, हैंस प्रूव्ड। कुछ आई बात समझ में कैसे करना है? इस पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों? 3 मार्क का ही है। अभी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और देता हूं। क्या हुआ? अभी तो बताया। भूल गए? पेंडुलम वाला, जब ये एक ऑसिलेशन लेगा तो कितना टाइम लगेगा? इसलिए पहले वही बताया मैंने, क्योंकि इसका प्रूफ आप 12th में करने वाले हो, 11th में नहीं। क्या? नहीं, मतलब ये फॉर्मूला डेरिवेशन किया जाता है, डिराइव के, ये डायमेंशनली किया गया है। समझे? डायमेंशनली रिलेशन निकाला, तो आप साइंटिस्ट कोई भी फॉर्मूला निकालते हैं, बनाते हैं, तो वो डायमेंशनली भी चेक किया जाता है। ए श्श, करो जल्दी फटाफट से। अब इसके बेसिस पर एक और सवाल आपको बताता हूं मैं, जो टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और करना है, एक प्रेशर वाला करना है, एक किनेटिक एनर्जी वाला करना है। ठंडी ठंडी हवा। ए मेरे दोस्त, ए हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। ठीक है, चेक करते हैं। अगर वो भी सही हुआ तो तुमको कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। ठीक है, ये इस सवाल को देखेंगे सभी बच्चे, इस सवाल को देखेंगे। डिराइव द फॉर्मूला फॉर कैनेटिक एनर्जी। आपको कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले को डिराइव करना है। कैनेटिक एनर्जी एम पे डिपेंड करता है, मास पे, और किस पे डिपेंड करता है? अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो यहां लिखा है कि वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या बोला है? यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, है ना? ओके, आ जाइए इसको प्रूफ करते हैं। सुनो, सबसे पहले लेट करेंगे, क्या करेंगे? क्या लेट करेंगे कि कैनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पीछे जो भी बात कर रहा है ना ये मार खाएगा बहुत, क्लास डिस्टर्बेंस मत करो जरा भी। कैनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है मास पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। तो m का पावर a ले लो, v का पावर क्या ले लो? b ले लो। खत्म। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आता है बच्चों? इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे? ओके, अब डायमेंशन लिखना है।
कैनेटिक एनर्जी का क्या डायमेंशन होता है? वेरी गुड। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि मैंने डायमेंशन क्यों याद करवाया आपको। अगर आपने डायमेंशन नहीं याद करते तो इसकी जगह लिख पाते, सॉल्व ही नहीं कर पाते फिर आप। ठीक है, चलो के यहां पर ऐसे ही आ जाएगा। एम मास है ना, तो इसका सिर्फ क्या होगा, एल 0 होगा, एम 1 होगा, और टी क्या होगा बच्चों? आप सीधा एम 1 भी लिख सकते हो, सीधा क्या लिख सकते हो, एम 1। वेलोसिटी का, अच्छा इसका पावर कितना है, ए, तो ए लिख देंगे। वेलोसिटी का बताओ, 101, लास्ट में माइनस, और पावर, सही है। अच्छा, पावर के पावर पावर क्या करता है बच्चों, मल्टीप्लाई करता है। 0 इंटू ए 0, एम क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए टी 0। चलो बी मल्टीप्लाई करेंगे, एल बी, एम 0, टी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी। अच्छा आगे की कहानी क्या है, बेस सेम है, पावर 0 प्लस बी क्या हो जाएगा, ए और ये 0 0 और ये माइनस बी, एक टर्म हो गया एल एम टी का। यहां पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में L2 M1 T माइनस, अब क्या करना है आपको पता है ना, बाय इक्वेटिंग। हाँ क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग ठीक है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलो इक्वेट करने पर आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, b किसके बराबर आएगा, 2 के, तो आप लिखोगे b इज इक्वल टू, ओके। नेक्स्ट a किसके बराबर आएगा, a इज इक्वल टू 1। समझ आ रहा है, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट मिलते जा रहा है। अच्छा अब अपने को a और b तो चाहिए था, मिल गया, तीसरा करने की जरूरत नहीं। आप बोले सर कर दिया तो, माइनस बी इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू 2 फिर से आ जाएगा जो कि पहले मिल चुका है ऑलरेडी, तो तीसरा वाला करने की जरूरत, समझ आ रहा है बात। दो ही टर्म थे, जो ही दो ही पावर थे जो पता करने थे, वो पहले मिल गए, आगे करने, तो मैंने बताया ये वाला उससे आसान है क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट मिल जाता है। अच्छा अभी क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड, सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, कहां पर बच्चों, इन इक्वेशन 1 वी गेट, है ना। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 ये रही, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के और m का पावर 1 v का पावर 2। अच्छा ये प्रैक्टिकली k इज इक्वल टू क्या आता है, हाफ आता है क्या, तो यहां तक छोड़ देने का, अगर कोई नया रहा फॉर्मूला तो। अरे मेरी माँ सुनो इधर पे, कितनी सारी, क्या आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं मालूम, हाफ हाफ एम वी स्क्वायर होता है, खत्म हो गई बात। तो हमको मालूम है हाफ होता है कि नहीं मालूम है, अगर कोई नया फॉर्मूला आपके सामने आता है ऐसे, तो यहीं तक छोड़ दोगे, आंसर आ गया आपका, समझ गए। चलिए जल्दी से करिए।